एक यंग लॉयर अपने किसी कानूनी मामले के सिलसिले में ट्रेन की यात्रा कर रहा था। उसने ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठ गया। फिर कुछ स्टेशंस के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ कि पुलिस और ट्रेन कंडक्टर ने इस युवा वकील को ट्रेन से जबरदस्ती सर्दी की रात में बाहर फेंक दिया। Just move your black ass back to third class. I'll have you thrown off at the next station. I always go first class. I've traveled all. एक बच्चा जो अंदर से जिज्ञासु और विद्रोही किस्म का था, अपने दोस्तों के साथ छुपकर खेतों में सिगरेट पीता और मांस खाता, ये सोच के कि इससे वो मजबूत बनेगा और मॉडर्न बन जाएगा। एक प्रवासी दूसरे देश में अपने लोगों के अगेंस्ट हो रहे रेसिज्म को देखता है और इसके खिलाफ सत्य और अहिंसा के बल पे लड़ता है और जीत हासिल करता है। एक सैनिक जो जंग में उन्हीं लोगों की मदद करता है जिनके खिलाफ वो आंदोलन और संघर्ष कर रहा था। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य, आत्मनियंत्रण और सिद्धांतों की गहराई को परखने के लिए बड़े ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट करता है, जिसे कई लोग गलत और अनैतिक बताते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। ये सभी घटनाएं एक ऐसे व्यक्ति या यूं कहें कि एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसका नाम हिस्ट्री में हमेशा गूंजता रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इमेज शांति और संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन इस छवि के पीछे एक जटिल, संघर्षपूर्ण और विवादों से भरी कई कहानियां हैं। ये कहानी केवल एक महापुरुष या महात्मा की नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान से महात्मा बनने की है। नमस्ते दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पे उनके जीवन, उनके संघर्ष, सिद्धांतों और कुछ ऐसे रोचक घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब और कैसे मिली, इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे, पर पहले बात करते हैं इनके बचपन की। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। बचपन में ये बड़े जिज्ञासु और विद्रोही किस्म के थे। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में लिखते हैं कि वो और उनके दोस्त को लगता था कि अगर वो सिगरेट पिएंगे, मांस खाएंगे, तो वो भी अंग्रेजों की तरह स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बन जाएंगे। इसके लिए इन्होंने अपने भाई से पैसे चुराए और छुपकर सिगरेट पीने और मांस खाने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर गांधी जी को गिल्ट महसूस होने लगा कि ये उनके पारिवारिक और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ था। वो अंदर से इतना परेशान हो गए कि पहले उन्होंने अपने पिता को लेटर लिखा जिसमें चोरी की बात कबूल की और फिर उन्होंने इन सभी आदतों को त्याग दिया। जब मैं 15 साल का था, मैंने अपने भाई का थोड़ा सा सोना चुराया था। ये शायद इनके जीवन के शुरुआती किस्सों में से एक था जिसने जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी। लुईस फिशर अपनी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में लिखते हैं कि गांधी जी बहुत शर्मीले थे। स्कूल में वो इतने संकोचित थे कि टीचर्स के सवालों के जवाब देने से भी डरते थे। एक बार जब उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए खड़ा किया तो उनका गला सूख गया, वो बोल ही नहीं पाए। इस घटना के बाद गांधी जी का आत्मविश्वास और भी कम हो गया, पर बाद में इन्होंने इस पे काम किया। आगे वो लिखते हैं कि गांधी जी का विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। उस समय बाल विवाह एक सामान्य बात थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम और अधिकार जताते थे। गांधी जी खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि कुछ हद तक वो अपने पत्नी पर एक स्वामित्व का भाव रखते थे। हालांकि समय के साथ साथ उन्होंने अपने रिश्ते को समझा और कस्तूरबा गांधी को अपने एक सशक्त साथी के रूप में स्वीकार किया। आपको ये तो पता है कि गांधी जी ने लंदन में लॉ की पढ़ाई की, पर क्या आपको ये पता है कि किस कॉलेज से की? ये जानने से पहले कुछ मजेदार और कुछ गंभीर किस्से जानते हैं गांधी जी के लंदन में बिताए हुए समय में। 1885 में गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। उस समय लोगों का मानना था कि समुद्र को पार करके जाने से व्यक्ति दूषित हो जाता है, लेकिन गांधी जी ने समाज के इस दकियानूसी विचारों का विरोध करते हुए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने अपनी मां पुतलीबाई से प्रॉमिस किया था कि वो मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहेंगे। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि गांधी जी, जिनका पहनावा बहुत ही साधारण सा था, अपनी पढ़ाई के टाइम इंग्लैंड में उन्हें सज्जन पुरुष यानी जेंटलमैन बनने की कोशिश की। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी बिफोर इंडिया में लिखते हैं
कि गांधी जी का मानना था कि अगर उन्हें एक अच्छे वकील के रूप में सम्मान प्राप्त करना है तो उन्हें अंग्रेजों की तरह दिखना और बिहेव करना होगा, और इसके लिए वो प्रॉपर इंग्लिश क्लोथ, टाई और हैट पहनकर घूमते थे। हालांकि ये प्रयास कुछ समय तक ही था और फिर उन्होंने इसे भी त्याग दिया। जो समस्या आज हम इंडियंस को बाहर विदेशों में फेस करनी पड़ती है, स्पेशली खाने और पैसे बचाने को लेके, उस समय गांधी जी के समय भी यही समस्याएं थी। क्योंकि गांधी जी वेजिटेरियन थे, या यूं कहें कि अपनी मां को उन्होंने वचन दिया था कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे। इसके लिए उन्होंने वही किया जो सभी वेजिटेरियन लोग करते हैं, यानी कि खुद से खाना बनाना। पर मोटिवेशन भी बना रहे, इसके लिए उन्होंने एक लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की और वहां लोगों के साथ इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करते थे। इस सोसाइटी का जिक्र मैंने यहाँ इसीलिए किया है कि यहीं पे ही गांधी जी को लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जानने को मिला। और जैसा लुईस फिशर अपनी किताब में लिखते हैं, जैसे जैसे गांधी जी ने टॉल्स्टॉय के लेखन को पढ़ना शुरू किया, जैसे द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, व्हाट इज आर्ट, द लॉ ऑफ लव एंड द लॉ ऑफ वायलेंस, अ लेटर टू अ हिंदू, वॉर एंड पीस, वैसे वैसे उनसे और इंस्पायर्ड होते चले गए। टॉल्स्टॉय की लिखाई में अहिंसा, नैतिकता, शांति के सिद्धांतों पर जोर दिया, जो बाद में गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों का आधार बने। इसके अलावा लंदन में रहते हुए अलग अलग धर्मों को भी पढ़ा, ताकि वो धर्म, नैतिकता और सत्य की गंभीरता को समझ सकें। 1888 में गांधी जी ने इंस ऑफ कोर्ट के इनर टेम्पल में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और 1891 में बैरिस्टर बनके भारत वापस लौटे। यहां आने के बाद इन्होंने बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहां वकालत शुरू की। हालांकि एज अ लॉयर उनका करियर सफल नहीं रहा। गांधी जी कहते हैं कि एक मामले में वो इतना घबरा गए कि अदालत में बहस ही नहीं कर पाए और बाद में वहां से भाग गए। इसके बाद उन्होंने राजकोट में भी वकालत की कोशिश की, पर यहां भी असफल रहे। आज अगर हम देखें तो ये असफलताएं एक मायने में गांधी जी की नीति को दिशा दे रही थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन असफलताओं के बाद 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के गुजराती मर्चेंट ने लीगल एडवाइस के लिए इन्हें नौकरी पर रखा और साउथ अफ्रीका में बुलाया, और ये गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वीडियो के शुरुआत में मैंने जिस घटना का जिक्र किया था, जहां गांधी जी को ट्रेन से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया था जबकि उनके पास वैलिड फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो इसीलिए क्योंकि एक व्हाइट यूरोपियन पैसेंजर को इस बात से तकलीफ थी कि उसे एक नॉन व्हाइट के साथ सफर करना पड़ रहा है। ट्रेन के कंडक्टर ने गांधी जी को कहा कि वो थर्ड क्लास में जाके बैठें, जो कि नॉन व्हाइट्स के लिए है, पर जब गांधी जी ने मना कर दिया तब उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग नाम के स्टेशन में सर्दी की रात में बाहर फेंक दिया। इससे पहले भी डरबन में कोर्ट के अंदर गांधी जी को अपनी पगड़ी उतारने को कहा, जिसे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कोर्ट के बाहर चले गए। पर ट्रेन वाले इस हादसे ने गांधी जी को अंदर से झंझोर कर रख दिया। उन्हें यह रियलाइज हुआ कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कितनी बड़ी समस्या है। ना सिर्फ ट्रेन बल्कि बसों, सड़कों और हर पब्लिक एरिया में नॉन यूरोपियंस के साथ ऐसा ही भेदभाव होता है। इंडियंस को वहां पे कुली कहकर अपमानित करते थे। 7 जून 1893 की वो रात गांधी जी ने ठंड में ट्रेन स्टेशन पे ही बिताई और ये फैसला किया कि वो साउथ अफ्रीका में रहकर भारतीयों के साथ हो रहे इस एथनिक और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ संघर्ष करेंगे, और वो भी अहिंसात्मक तरीके से, जिसे बाद में उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। 1906 में ब्रिटिश सरकार जब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लाई, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, इसके अनुसार सभी भारतीयों को अपनी पहचान दर्ज करानी होती थी और उन्हें एक आईडी कार्ड हमेशा अपने साथ में लेकर चलना होता था। ऐसा ना करने पे जेल की सजा या देश निकाला भी हो सकता था। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने भारतीयों को संगठित किया और सत्याग्रह का मार्ग चुना। उन्होंने लोगों से कहा कि इस कानून का पालन ना करें और ना ही हिंसा का सहारा लें। इस दौरान गांधी जी को कई बार जेल में डाला गया, लेकिन फाइनली ब्रिटिश सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा, और ना सिर्फ गांधी जी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलकर बड़े से बड़े अन्याय का सामना किया जा सकता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट आए और यहां आने के बाद पहले 1 साल तक उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की सिर्फ बातें और परेशानियां सुनी, और फिर 17 जून 1917 में अहमदाबाद से सटे साबरमती नदी के तट पे उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया, जिसे बाद में साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। और यहीं से ही कई महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च की शुरुआत हुई। 241 mile long trek from the ashram to Dandi.
पर क्या आप जानते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ। यहाँ पे अंग्रेज नील यानी इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों को जबरन अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से, जिसे 3 काठिया व्यवस्था कहा जाता था, पर नील की खेती करने का दबाव बनाते थे और अन्यायपूर्ण टैक्स भी लगाते थे। गांधी जी ने इस अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन किए। यहां भी कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन अंत में किसानों को ब्रिटिश नील मालिकों से मुक्ति मिली। ये 3 काठिया व्यवस्था खत्म हो गई। भारत में हुए इस पहले प्रयोग की सफलता ने देश में गांधी जी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। इसके बाद इन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों के लिए भी सत्याग्रह चलाया और यहां भी सफलता मिली। इन सत्याग्रहों की सफलताओं ने गांधी जी को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान दिलाई। 22 सितंबर 1921 का वो दिन था जिस दिन गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो विदेशी कपड़ों को त्याग कर स्वदेशी कपड़े यानी कि खादर को अपने पहनावे का हिस्सा बनाएंगे। इंग्लिश कपड़ों के उपयोग से यहां बेकारी बढ़ी। अगर लोग यहां से बेकारी हटाना चाहते हैं तो वो कपड़े जो हों मैनचेस्टर और लीड्स के उतार कर रखते हैं और देखें ऐसी शानदार होली जलेगी जो दिखाई दे दिल्ली से लंदन तक। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या आप जानते हैं? गांधी जी का मानना था कि जो चीज मैं लोगों को बोल रहा हूं वही अगर मैं खुद ना करूं तो मैं अपनी बात कैसे समझा पाऊंगा, उनको कैसे मना पाऊंगा कि हमें विदेशी कपड़ों का त्याग करना है। और इसीलिए मैं आज से ही बस एक धोती और एक शॉल को अपने पहनावे का हिस्सा बनाऊंगा। ये डिसीजन उन्होंने अपनी मदुरई की यात्रा के दौरान लिया जब वो एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उनके इस डिसीजन से काफी लोग नाराज हुए और उनके ऊपर टिप्पणी भी की, लेकिन वो अपने फैसले से डिगे नहीं। एक इंटरेस्टिंग कहानी है बकिंगम पैलेस की। किंग जॉर्ज V द्वारा गांधी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सभी भारतीय प्रतिनिधियों को शाम पर एक चाय के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन यह इनवाइट थोड़ा पेचीदा था। कारण यह था कि गांधी जी की धोती शॉल वाली वेशभूषा कोर्ट एटिकेट के हिसाब से थोड़ी इनएप्रोप्रिएट थी, लेकिन गांधी भी एकदम अडिग थे कि वो अपने कपड़े चेंज नहीं करेंगे, चाहे उन्हें किंग से ही क्यों ना मिलना हो। उनका स्टैंड था कि भारत के गरीब अभी तक नंगे हैं केवल ब्रिटेन के कारण। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने किंग से मिलने के लिए काफी कपड़े पहने हैं, तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, द किंग हैड एनफ ऑन फॉर बोथ ऑफ अस, यानी कि किंग ने हम दोनों के लिए काफी कपड़े पहले से ही पहने हुए हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था जो गांधी जी के प्रिंसिपल और उनके स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, ये सोच के कि अंग्रेज भारतीयों को कुछ पॉलिटिकल रियायतें देंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विद्रोह में देश भर में आंदोलन हुए और उनमें से सबसे घातक परिणाम देखने को मिला जलियांवाला बाग में। जिसका विरोध करते हुए गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद टाइटल त्याग दिया, जो उन्हें बोयर वॉर में उनके काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिया था। इसके बाद गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट किया। लोगों ने अपनी उपाधियां लौटाकर, वकालत छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर और नौकरियां छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने अपने समाचार पत्रों यंग इंडिया और नवजीवन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। हालांकि चोरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि स्वतंत्रता संघर्ष नॉन वायलेंट रहे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांधी जी ने देशव्यापी यात्राएं की और लोगों को खादी वस्त्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी बीच अंग्रेज सरकार के अत्याचार बढ़ते गए। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर हुए विरोध प्रदर्शनों को सरकार ने बल प्रयोग से दबा दिया। कई निर्दोष लोग मारे गए। इनमें से एक नाम लाला लाजपत राय का भी था। मार्च 1930 में गांधी जी ने भारत की तत्काल परिस्थितियों में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और अपने साबरमती आश्रम से दांडी तट तक पैदल यात्रा की। आप सोच रहे होंगे कि नमक को ही क्यों जरिया बनाया गया अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। गांधी जी जानते थे कि जब तक देश का एक एक आदमी उनके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आजादी का सपना देखना मुमकिन नहीं। नमक एकमात्र ऐसा हथियार था जो पूरे देश को जोड़ता था, बिना किसी का धर्म पूछे,
बिना किसी की जात पूछे, बिना किसी का रुतबा पूछे। सबकी निजी जरूरतों में नमक एक कॉमन था जिसने पूरे देश को एकजुट होने पे मजबूर कर दिया। आप देखोगे कि नमक सत्याग्रह केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ इंडिया में भी हुआ। इस पूरे आंदोलन की रिपोर्टिंग अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने की, जिसके कारण गांधी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। शुरुआत में ब्रिटिश लोगों ने गांधी को जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण से देखा। कुछ ने उन्हें एक हानि रहित सनकी के रूप में देखा, जबकि अन्य उन्हें एक राजनीतिक अवसरवादी के रूप में। हालांकि जैसे जैसे गांधी का प्रभाव बढ़ता गया, ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पे उनके प्रभाव को पहचानना शुरू कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने गांधी के बारे में ब्रिटिश धारणा में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किया। एक उल्लेखनीय टिप्पणी सर हर्बर्ट एमर्सन, जो उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश के गवर्नर से आई थी, जिन्होंने गांधी को हाफ नेकेड मैन यानी कि अर्धनग्न फकीर के रूप में वर्णित किया था, जो भारत को बर्बाद कर सकता था। असहयोग आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया और लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनवाइट किया गया। लेकिन वहां अंग्रेजों के रवैये से निराश होकर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने कम्युनल अवार्ड्स यानी कि उन्होंने कम्युनिटी के बेस पे वोटिंग राइट्स दिए, जिसका विरोध गांधी जी ने किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने पहले ही हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दी है और अब इस अवार्ड से हिंदुओं को भी विभाजित करना चाहते हैं। इसीलिए वो इसके विरोध में हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। पूना पैक्ट के तहत उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और दलितों को आरक्षण देने की सहमति बनाई। इसके बाद उन्होंने दलितों को हरिजन कह के संबोधित किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को भारत के सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जिसको देखकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ डिमांड सामने रखी, जिसको क्रिप्स मिशन के तहत दरकिनार कर दिया गया। क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने बॉम्बे सेशन की सार्वजनिक बैठक में पारित किया। इससे पहले कि गांधी जी इस रेजोल्यूशन को पब्लिक तक पहुंचा पाते, उनको और अन्य लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि भारत छोड़ो आंदोलन एक लीडरलेस आंदोलन बन गया। सारी जनता स्वयं अपने हिसाब से इस आंदोलन में भाग ले रही थी और यही कारण था कि इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसका विरोध ब्रिटिश सरकार ने किया और गांधी जी की निंदा की, ये कहते हुए कि अहिंसा की बात करने वाला हिंसा का सहारा ले रहा है और उनको इसकी जिम्मेदारी लेने को कहा और इसकी निंदा करने को कहा। पर गांधी जी तो गांधी जी थे, उन्होंने इसकी निंदा तो नहीं की बल्कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ खुद ही भूख हड़ताल पे बैठ गए। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि आंदोलन को इंटरनेशनल मीडिया ने अटेंशन दी। गांधी जी ने इस आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो। आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि अहिंसा के पुजारी ने आखिर हिंसात्मक नारा कैसे दे दिया। कई किताबों में या एनालिसिस में आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि ऐसे वक्त में इंसान क्या ही करता। हर किसी की एक सहन शक्ति की सीमा होती है, आखिर कब तक कोई अत्याचार सहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गांधी जी ने नारा हिंसा को भड़काने के लिए नहीं बल्कि लोगों को कायरता को त्याग कर अपने देश की आजादी के लिए लड़ने को प्रेरित करने के लिए दिया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को भारत को आजाद करने के विचार पर अग्रसर किया और अंतिम में 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। हालांकि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। भारत का विभाजन हुआ, जिससे कई सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिन्होंने गांधी जी को भी झंझोर कर रख दिया। उनके मन में भी ये ख्याल तो आया ही होगा कि अपनी पूरी जिंदगी जिस मानवता के लिए लगाई, अंत में उसके कोई मायने नहीं निकले। इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा। जो लोग एक साथ सारे 30 त्योहार मनाते थे, आज वो एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे हैं। महात्मा गांधी एक महान नेता और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी होने के बावजूद उनके जीवन से जुड़े कुछ कंट्रोवर्शियल पहलू भी हैं, जो समय समय पर आलोचना और चर्चा का विषय रहे। गांधी जी के कुछ विचार, फैसले और व्यक्तिगत जीवन के कुछ पहलू विवादों में रहे हैं। जोसेफ लेली वेल्ट अपनी किताब ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल्स
विद इंडिया में लिखते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए कुछ कंट्रोवर्शियल प्रयोग किए। उन्होंने खुद की शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए युवती, जिनमें उनकी पोती मनु भी शामिल थी, के साथ बिना कपड़ों के सोने का निर्णय लिया। उनके अनुसार यह आत्मनियंत्रण की परीक्षा थी, लेकिन इसे नैतिकता के दृष्टिकोण से आलोचना का सामना करना पड़ा। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी बिफोर इंडिया में लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय गांधी जी ने कई बार काले अफ्रीकियों के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग किया और भारतीयों को श्रेष्ठ होने की बात कही। बाद में गांधी जी ने अपने विचारों में परिवर्तन किया, लेकिन उनके शुरुआती वर्षों के दृष्टिकोण उनकी आलोचना का कारण बने। बिपिन चंद्र अपनी किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि गांधी जी का भारत के विभाजन के प्रति दृष्टिकोण भी डिबेटेबल रहा। वह विभाजन के खिलाफ तो थे और उन्होंने इसे अंत तक रोकने की कोशिश भी की। हालांकि कई लोगों का मानना था कि गांधी जी ने समय रहते पर्याप्त कदम नहीं उठाए और विभाजन को रोकने में असफल रहे। इस विवाद ने गांधी जी की भूमिका को लेकर कई लोगों के बीच बहस को जन्म दिया। कुछ ने उन्हें विभाजन के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार भी माना। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जातिगत व्यवस्था और दलितों के अधिकार को लेकर मतभेद थे। 1932 में जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र देने की योजना बनाई तो अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, लेकिन गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ भूख हड़ताल की। अंततः पुणे समझौते के तहत यह मुद्दा सुलझा, लेकिन इस विवाद ने गांधी जी और अंबेडकर के बीच लंबे समय तक तनाव बनाए रखा। लुईस फिशर अपनी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में लिखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोकने में गांधी जी की असफलता पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए। कई युवाओं और क्रांतिकारियों का मानना था कि यदि गांधी जी ने पूरी ताकत से भगत सिंह की सजा को माफ कराने की कोशिश की होती तो वो फांसी से बच सकते थे। नयनतारा सहगल गांधी अ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में लिखती हैं, गांधी जी ने कई मौकों पे महिलाओं के अधिकारों की बात की, लेकिन उनके कुछ विचार कंट्रोवर्शियल थे। उन्होंने महिलाओं के लिए सादगी और आत्मनियंत्रण का प्रचार किया, लेकिन उनके विचार महिलाओं के आधुनिक अधिकारों और आजादी से हमेशा मेल नहीं खाते थे। कई आलोचकों का मानना है कि गांधी जी का दृष्टिकोण महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने और अधिकारों के लिए सीमित था। 30 जनवरी 1948 को अपनी संध्या काल की प्रेयर के बाद जब गांधी जी लौट रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और मरते वक्त उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु पर दुनिया भर में शोक मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर जगह अंधेरा है। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कहते हैं, एक महान और नेक नेता गिर गया है। गांधी की मृत्यु विश्व का नुकसान है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, बोले कि महात्मा गांधी का निधन सभी मानव जाति के लिए एक त्रासदी है। His spirit of tolerance and non-violence will continue to inspire future generations. एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि दुनिया कभी भी गांधी के शांति और अहिंसा के संदेश को नहीं भूलेगी। उनकी मृत्यु मानवता के लिए एक बड़ा नुकसान है। गांधी जी एक अदम्य साहस और अटूट निडरता के प्रतीक थे। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल भारत के बल्कि पूरी मानवता के मूल्यों को दर्शाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। आज भी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाकर हम उनके योगदान को याद करते हैं। आज बहुत दुख होता है ये देखकर और सुनकर जब कुछ युवा बिना पढ़े बिना जाने गांधी जी पे कुछ भी बोलते हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हम सभी को गांधी जी के मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें लाना चाहिए। भाई, मुझे तो बरसों पहले मार दिया था, पर मेरे विचार 3 गोलियों से नहीं मरने वाले। जमाने बदलते रहेंगे, पर मेरे विचार किसी न किसी पेजे में केमिकल लोचा करते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो मुझे तस्वीर बना के दीवार पे लटका दो या मेरे विचारों पे विचार करो। चलता हूं, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इससे पहले डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के जीवन पर भी वीडियो बनाया है, जिन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत में मैं कवि प्रदीप की कुछ लाइंस पढ़ना चाहूंगा। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप सभी देशवासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।